हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सा क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बोहर स्टोरी ऑफ आवर BCSCT 131 ऑफ आवर फर्स्ट ईयर ऑफ BSCG कोर्स। ठीक है, जो BSc जनरल कर रहे हैं इग्नू से, ये उन बच्चों के लिए है कोर्सेज। ठीक है, मैं एज ए टीचर हूँ ऑक्यूपेशन में, लेकिन मैं एज इतनी बड़ी टीचर नहीं हूँ कि ये पढ़ा पाओ। जो जितना मुझे आता है ना, मैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 बोहर स्टोरी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ये है। इसके बाद आएंगे आपको क्या क्या आने चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स, डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल्स आना चाहिए कि डाल्टन ने क्या क्या अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, फिर थॉमसन ने क्या समझाया, उनके बाद रदरफोर्ड ने क्या समझाया था। फिर हम देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, इन सब के अलग अलग मॉडल थे और बोहर ने क्या एटॉमिक मॉडल कराए हमें। ठीक है, तो ये जो है ना, जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहाँ पे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे। एक सेकेंड, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है कि डेरिवेशन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। उसके बाद एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये भी एक डेरिवेशन है, ये आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस और लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं साथ के साथ आपको प्रूफ भी देती रहूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो आते हैं हमेशा। समरफील्ड मॉडिफिकेशन भी पढ़ाऊँगी। फिर समरी तो ईजी है सबकी, फिर टर्मिनल क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, वो भी बताऊँगी कौन कौन से आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करा ही रही हो आपको। ठीक है, तो आते हैं हम अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो पे। अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स, डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जो आए थे ना, वो कौन आए थे? सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। उनसे पहले क्या हुआ था? द एटॉमिक थ्योरी, जो एटम की जो थ्योरी थी। परमाणु मीन्स क्या होता है? एटम। एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल जो कभी डिवाइड ना हो, जो मतलब एक ऐसी चीज़ जैसे हम काटते जा रहे एंड में एक ऐसा पार्टिकल आता है जो डिवाइड ही नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, तो जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक थे ना, ग्रीकर्स जो ग्रीक में रहते थे, उन्होंने वहाँ पे जो फिलोसफर्स थे ना, ल्यूसिफस एंड डेमोक्रिट्स, ये आपकी 10th क्लास की बुक में भी है, स्टार्टिंग में दे रखा है। ठीक है, 400 BC पहले हेल्ड अ कॉन्टिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच वुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। द वर्ड एटम डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक। उन्होंने बताया था कि ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक से आया एटम, एटोमास से आया एटम, जिसका मतलब है अनकट और अनडिविजिबल, जो कि कभी भी कटे नहीं और कभी भी डिविजिबल ना हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ मॉडल दे रखे हैं, बुक का ही ले रखा है मैंने। प्रपोज बाय डाल्टन, जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, फिर थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी, फिर रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, तो डाल्टन जो थे वो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी रह चुके थे 12 साल की एज में, है ना। तो डाल्टन जो थे वो 1808 में आए थे। बेस्ड ऑन हिज एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी पे आइडिया दिया था। वो जो आइडिया दिया था ना, उन्होंने डेमोक्रिट से लिया था, जो कि कौन थे? ग्रीक फिलोसफर थे। वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन भी दिए थे ना, 5 होते हैं ना, ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज आर फॉलोज। ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, जो यहाँ पे आपको 1 to लेके 5 तक है, ये पेपर में आते हैं आपके, और अभी मैं प्रूफ भी दूंगी कि कैसे कैसे कितने कितने नंबर के आए। ठीक है, सो मैटर इज कम्पोज ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे ना डाल्टन ने, वो बताया था। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद करोगे। ठीक है, याद करो या समझो, बात एक ही है। मैटर इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है ना, मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो कि क्या ले, ऑक्यूपाई सम स्पेस और मास। ठीक है, जो थोड़ा सा स्पेस ले और उसका कुछ मास हो खुद का, है ना, तो वो होता है मैटर। तो मैटर किससे बना होता है? सबको पता है, वो एटम से बना होता है, स्मॉल साइजेस जो कभी डिवाइड ना हो। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जितने भी एटम है ना, कोई भी एलिमेंट, उनका खुद का कुछ आइडेंटिकल खुद फीचर होता है। फॉर एग्जांपल देखो, आप तांबा ले रहे हो और एक आयरन ले रहे हो, आयरन के जो पार्टिकल्स है वो अलग नज़र आएंगे, तांबे के पार्टिकल्स अलग नज़र आएंगे, है लेकिन दोनों मेटल, लेकिन उनका फीचर अलग अलग है, उनके कलर अलग अलग है, उनका खुद का नेचर ही अलग अलग है। ठीक है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करता है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, वो अगर रिएक्ट करता है किसी के साथ, कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो
कलर कौन सा देता है, वो कलर देता है ग्रीन कलर का, कोटिंग कहते हैं उसको। और अगर लोहा करता है किसी के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, तो वो थोड़ा जंग ब्राउनिश कलर देता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग आइडेंटिकल नेचर है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत सीधा बंदा है, कोई बहुत उल्टा बंदा है, तो दोनों के पास नेचर अलग अलग है। वही चीज़ यहाँ पर है कि हर एक एलिमेंट के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग मासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है ना। तो ये वही बात है कि अलग अलग डिफरेंट मासेस होते हैं अलग अलग के। आई थिंक 4 नहीं होता है, 2 होता है हाइड्रोजन हीलियम, नहीं हाँ 4 ही होता है ना। तो वही मैं 2 या 3 होता है, आई थिंक 3 या 4 होता है, राइट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल देख लो, आप कार्बन का मास देख लो 12 होता है ना, हाइड्रोजन और क्या नाम है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो इनके मासेस नंबर भी अलग अलग होते हैं और एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। वो अलग होते हैं, आइसोटॉप, आइसोबास, वो अलग सिस्टम है, ठीक है। तो अ कंपाउंड इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, जब दो से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो एक अलग एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो एक अलग एलिमेंट बना देते हैं वो लोग। इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एक्सचेंज पार्टनर्स टू गिव न्यू सब्सटेंस। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एटम, आपने 2 एटम को रिएक्ट कराया और 2 एटम रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बन रहे, ठीक है। तो पहले जो यूज़ हुए हैं एटम और जो बाद में यूज़ हुए एटम, दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना वो सेम होंगे, या फिर नंबर ऑफ एनर्जीज भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैग्नीशियम है, प्लस में ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे MgO बन रहा है, ठीक है, MgO बन रहा है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 1 है। 1 + 1 कितना होता है, 2 हुआ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो यहाँ पे भी 2 हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों LHS = RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं रिएक्ट करने के पहले भी और रिएक्ट करने के बाद भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी और सेम अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये बात कह रहा है वो कि ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा एटम, ना तो वो बनेगा, वो सेम क्वांटिटी में ही रहेगा, ठीक है। थस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम इज इंडिविजुअल। तो एटॉमिक थ्योरी जो है ना, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब कभी भी डिवाइड नहीं होगा। बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लेड टू रिविजन ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। लेकिन बाद में जब बहुत सारे वैज्ञानिक आए, फॉर एग्जाम्पल रदरफोर्ड आए, जे थॉमसन आए, जे चैडविक आए, ये लोग आए, तो इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है ना, जो ये एटम है, ये डिवाइड होने के बावजूद इनके अंदर 3 पार्ट है, 3 पार्ट और है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर न्यूक्लियस की भी खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस रहते हैं, है ना। तो वही उन्होंने बताया कि इन्होंने तो बस इतना बताया कि जो एटम है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो ये 5 चीज़ें बताई ना, इन्हीं के सिद्धांत है एंड ये पेपर में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आगे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि अलग अलग ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, मतलब ये जो एटम है, एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आती है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 5 थ्योरी आपको याद करनी है और लिखनी भी है, पेपर में आए हुए हैं। वेट, अभी दिखाती हूँ आपको प्रूफ। तो गाइज़, ये मैंने किया हुआ है डाउनलोड, दिसंबर 2023 का पेपर है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछ रखा है, स्टेट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 5 नंबर का आया हुआ है और वो 5 नंबर, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप ये लिख के आ जाना, ठीक है, अगर आ जाए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है कि आप पोस्टुलेट लिख दो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो अभी आपको कराए थे ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वो लिख के आ जाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं हम थॉमसन का जो मॉडल था वो, ठीक है। थॉमसन 1904 में आए थे। उन्होंने प्रपोज द मॉडल फॉर द एटॉमिक थ्योरी नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल विच इज़ सोन इन फिगर। उन्होंने ना एक ऐसा मॉडल प्रपोज किया था, उन्होंने हमें प्लम पुडिंग मॉडल की सहायता से बताया कि जो प्लम है ना, प्लम एक टाइप का केक होता है, ठीक है। तो ये जो प्लम है, इस प्लम के अंदर जहाँ पे आपको चेरी दिख रही है ना, वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी वो नेगेटिव चार्ज है। क्या है हमारे पास, वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है,
इन्हें इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया ना, इन्होंने बोला कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, और लेकिन जो इसके आसपास जो वो है ना, आसपास जो इनके पास वो है, मतलब जो बाकी का जो स्पेस बचा हुआ है, उन्होंने बता दिया पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन्होंने बोला कि सारे में पॉजिटिव चार्ज है, बस यहाँ माइनस चार्जेस बीच में जहाँ जहाँ चेरी है ना, वहाँ पर माइनस चार्जेस है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ही कंसिडर्ड, इन्होंने कंसिडर किया यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अबाउट 10 to the power मीटर 8 सेंटीमीटर रेडियस। इन्होंने एक ना स्फीयर लिया, वही जो ऊपर दिखाया था स्फीयर, 10 to the power -8 सेंटीमीटर रेडियस की ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थी, मतलब इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन उन्होंने सामने दिखाए कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट की वजह से एक दूसरे से आपस में लगे हुए हैं। ठीक है, अ मॉडल कंसिडर्ड नेगेटिवली चार्ज एम्बेडेड इन अ स्फीयर पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट लाइक पुडिंग पीसेस। जो मैंने बताया ना कि ये जो पुडिंग पीसेस है, ये जो पुडिंग पीसेस है, इसमें क्या है? एम्बेडेड हो रखे हैं नेगेटिव चार्जेस। वही बात इन्होंने नीचे बोली है। ठीक है, तो एम्बेडेड इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक प्लम पीसेस आर प्रेजेंट इन पुडिंग। जैसे पुडिंग में प्लम पीसेस होते हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज कहलाते हैं, बाकी सारा जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। सो इन्होंने इनके मॉडल का नाम रख दिया प्लम पुडिंग मॉडल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ, इन्हीं के जो बच्चे थे ना, जो इनके एक तरीके से बोल लो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आगे जाके, उनका नाम था गीगर एंड मार्सडेन, उन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाया। फ्लोरेसेंस स्क्रीन वो होती है, जैसे कोई भी पार्टिकल अगर इससे टकराए ना, तो विजिबल रीजन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से कोई पार्टिकल गया, वो वापस आएगा ना, तो वो एक विजिबल रे की तरह दिखाई देगा, मतलब वो दिखने लग जाएगा। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो विजिबिलिटी दिखेगी उसमें कि हाँ कोई चीज़ जा रही है। ऐसे तो इतने छोटे एटम है, वो तो दिखने ही नहीं वाले हैं ना। तो इन्होंने क्या रखा? बीच में गोल्ड फॉयल रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ना इन्होंने, ये जो होता है ना, जिंक सल्फाइड से बना रहता है। किससे बना रहता है? जिंक सल्फाइड से बना रहता है। इन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया, रेडियम लिया था इन्होंने। क्या लिया था? रेडियम को जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल बीम से यहाँ से टकराया, तो काफ़ी सारे क्या हुए? काफ़ी सारे सीधे चले गए, काफ़ी सारे ऐसे चले गए, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस आ गया था। क्या आ गया था? वापस आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, वापस कैसे आ सकता है, जबकि एटम के बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर स्ट्रेट लाइन पाथ एंड अ फ्यू रिकॉइल बैक। कुछ सामने से गए थे, कुछ रिकॉल वापस आ गए थे, और कुछ टेढ़ी होके गए थे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके गए थे। आ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड मीन ओनली ग्रेजुअल डिफ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बट नॉट स्कैटरिंग एज इट प्रोग्रेस थ्रू द फॉइल। कुछ चले गए थे एंड कुछ वापस आ गए थे, स्कैटर्ड हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे, कुछ तो डायरेक्ट चले गए यहाँ से, कुछ ऐसे चले गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हुए, कुछ ऐसे हुए, और बहुत कम चांसेस है कि 1000 में से एक एटम वापस लौट के आया था। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थ्रो, यहाँ पे डिफ्लेक्ट इसलिए भी हो रहे थे बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड यहाँ डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, पार्टिकल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, जो ये एरो दिख रहा है ना, अल्फा पार्टिकल्स है जो जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने इनका एक्सपेरिमेंट हो गया, तो रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम पे सजेस्ट किया, और बोला कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्पेस विच इज़ वेरी मच स्मॉलर दैन ऑक्यूपाइड द स्पेस एज अ होल। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है एटम का जो मास है वो कंसनट्रेटेड है स्पेस में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जगह उन्होंने घेर रखी है। ठीक है, पूरे में। He suggested an atomic model known as nuclear model which consisted nucleus at the center and negative particles surrounded it. उन्होंने बताया कि बीच में ना ऐसी कोई चीज़ रखी है जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब अल्फा पार्टिकल गए ना सामने, तो वापस पीछे आ गए थे, बिकॉज बीच में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मास वाली कोई चीज़ रखी हुई है, उसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है,
The accounted for mass and positive charge that could explain the actual result of the alpha experiment shown in figure 1.3. Thus, those alpha particles passed very close to the nucleus were deflected by large angles while others showed small deflection. जो मैंने कहा ना वही है. यहाँ पे देखो कैसे एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल के एटम से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुई बिकॉज यहाँ पे एकदम से स्ट्रेट गया है. फिर थोड़ा ऊपर गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई इसके पास क्योंकि न्यूक्लियस के थोड़े से पास था. और फिर यहाँ से थोड़ा लार्ज रिफ्लेक्शन हुआ. फिर जब यहाँ न्यूक्लियस पे आया तो यहाँ आया और 1000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया और सीधा ही वापस आ गया था. ठीक है, अल्फा पार्टिकल टर्न बैक, वो वापस मुड़ गया था. ठीक है, तो इन्होंने बताया ना कि एक मान लो यार 200 माइल कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है. 200 माइल में कोई फुटबॉल रखी हुई है छोटी सी, तो ये चीज़ क्या कहलाती है हमारी, ये चीज़ कहलाती है हमारी न्यूक्लियस. और ये जो 200 माइल का एरिया है ना, सर्कुलर एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एटम. ज़रा सोचो, तुम खुद सोच के देखोगे कि भाई तुम आसमान में हो खड़े हो, मान लो आसमान में तुम एरोप्लेन से खड़े हो और तुम्हें 200 माइल दिख रहा है. 200 माइल में इतनी सी फुटबॉल की जो बॉल है वो दिखेगी भी कि नहीं दिखेगी. ज़रा सोचो, ये चीज़ थी न्यूक्लियस. तो आधे से ज़्यादा तो ऐसे डिफ्लेक्ट होके जा रहे थे जो इसके थोड़े से पास थे और आधे से ज़्यादा निकल रहे थे. तो 1000 में से एक बंदा तो आएगा ही ना वापस डिफ्लेक्ट होके. तो वही चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. उन्होंने एक और बात बताई थी, देखो ये वाली. दिस एनालॉजी इज मिसलीडिंग सिंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. जो क्लासिकल पुरानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी ना, अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने ये सोचा था कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट है ना, उन्हें ये नहीं पता था ऑर्बिट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया. उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्जेस है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं. उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मूवेबल है, ऐसे चारों ओर मूवेबल है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं. और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इधर आके किसके ऊपर गिरेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा. जब न्यूक्लियस के ऊपर गिरेगा तो कोई चीज़ स्टेबल कैसे रहेगी, कोई चीज़ स्टेबल नहीं रहेगी, लेकिन एटम तो स्टेबल है. तो ये तो फॉल्ट है उनका. उनकी जो ये वाली थ्योरी थी ना, ये समझ नहीं आई एक्चुअली. तो एनालॉजी जो है उनकी मिसलीडिंग थी ये वाली. तो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट सब्जेक्ट टू कॉन्टिन्यूअल एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर, ये कॉन्टिन्यूअल एक्सेलरेट कर रहा था. इनके कहने का मतलब था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना वो कॉन्टिन्यूअल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसके पास आते जा रहे हैं, किसके पास, न्यूक्लियस के. ठीक है, द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट एमिट रेडिएशन. अगर वो उसके पास आ गया तो कोलैप्स कर जाएगा. दिस कॉन्सिक्वेंट एनर्जी शुड ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन डाउन इन अ स्पाइरल पाथ ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कोलैप्स ऑफ एटम. ठीक है, जिससे एटम क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, जबकि वो तो स्टेबल है ना. तो ये समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा. एक ये वाला SQ का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला देख लो आप. व्हाट इज़ एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस. एसेंशियल ऐसा क्या डिफरेंस था, एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड. थॉमसन और रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल थे उनमें क्या डिफरेंस था, आप मेरे को बता दो क्या था. यही था कि थॉमसन प्रपोज एंड इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना. इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रॉन्स है माइनस, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पूरे प्लम में. ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल में, है ना. लेकिन इन्होंने बताया था कि रदरफोर्ड थॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पॉजिटिव के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है. बस ये बताया था इन्होंने. ठीक है, और इनकी थ्योरी में न्यूक्लियस नहीं था थॉमसन की, और इनकी थ्योरी में न्यूक्लियस आ चुका था, है ना. अब बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. अब इन लोगों के बाद सबसे एंड में कौन आए, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी. बोहर शार्प आए. ठीक है, बोहर ने आके हमें ये बताया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. उन्होंने ना ये बताया कि हाइड्रोजन एटम स्टेबल कैसे है, और ये भी बताया कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है. ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है. ठीक है, और डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर, उनका पूरा नाम क्या था, नील्स था. 1913 सजेस्टेड एन एटॉमिक मॉडल. उन्होंने 1913 में एक मॉडल सजेस्ट किया था. उन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए थे अपने मुताबिक. ठीक है, वो उन्होंने ये पोस्टुलेट दिए थे कि एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली अ ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी. ईच ऑर्बिट इज़ नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स. उन्होंने ये बताया था ना, देखो ये क्या है हमारा, ये मान लो ये हमारा एटम है, इसके आसपास क्या होते हैं, इसके आसपास होते हैं हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं. ठीक है, या सब ऑर्बिट्स भी बोलते हैं. इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उनकी मतलब उनकी एक पर्टिकुलर
एरिया होता है जहाँ पे वो इवॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे उन्हें कोई एक्स्ट्रा एक्साइटेड एनर्जी देगा तब जाके वो ऊपर जाएंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे जैसे उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताया था कि उनके वो जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा ओनली इन ऑर्बिट्स, सिर्फ अपने एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी ओनली अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही वो घूमेगा रैंडमली। ठीक है, और डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी, और क्या करेगा वो, उनके पास खुद का एक एंगुलर मोमेंटम होगा और खुद की एक एनर्जी होगी। वो जो हर ऑर्बिट होती है ना उसे स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये सारी चीज़ें ना इसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। इन्होंने एक ये चीज़ बताई। ठीक है, नंबर 2 उन्होंने बताया द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज़ नॉट अलाउड ऑर्बिट। वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब तक वो अपनी अलाउड ऑर्बिट में नहीं होगा। वाइल इन एन ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π यूनिट। ठीक है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन का वो MVR इज टू NH/2π, जहाँ पे h जो है, जहाँ पे m जो है वो मास है, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, और जो R जो है वो हमारा रेडियस है। क्या है वो हमारा रेडियस है। ठीक है, n जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, आपको सबको पता है ना। और उन ऑर्बिट्स का नाम इन्होंने दिया KLMN। क्या दिया, KLMN। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा एटम है, यहाँ पे ऑर्बिट है, इसे नाम दिया K जिसका मतलब है 1 सेल, इसका नाम दिया L जिसका मतलब है 2 सेल, इसका KLM, M मतलब 3, इसके बाद जो 4 है वो ऐसे नाम दिया N इज़ टू 4। इन्होंने यही बताया कि KLMN के नाम से उनको उन्होंने नाम दे दिया, ऑर्बिट के नाम रख दिए KLMN। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़, जिस वैल्यूज़ पे डिपेंड है। नंबर 1 K है तो नंबर 1, L है तो नंबर 2, N है तो नंबर 3 और J है तो N है तो नंबर 4। ये J कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हियर H इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी बनी हो तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, है ना। हाँ, और हाँ मैं ये भी कह रही थी, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो क्या है, डेरिवेशन है रेडियस की। ठीक है, उसके बाद जो है एनर्जी की डेरिवेशन है, वो पेपर में आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गई, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है ना ये भी पेपर में आया हुआ है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं ना 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये पूरा एक्सप्लेन करके लिख देना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा करके लिख देना। इसका भी मैं प्रूफ देती हूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ। ये जो पेपर है दिसंबर 2022 का है, तो ये जो यहाँ पे भी दे रखा है, 1 सेकेंड। यहाँ पे बोहर्स की लिमिटेशंस पूछी हुई है। आपको मैं लिमिटेशंस बताऊँगी, थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगी, जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस और एनर्जी जब हम लोग इक्वेट कर लेंगे ना, ये डेराइव कर लेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगी। यहाँ पे 3 क्या है लिमिटेशंस दे रखी है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन भी आता है कि बोहर्स थ्योरी बताओ, एक्सप्लेन करो बोहर्स थ्योरी को। मेरे लास्ट एग्जाम में आया था तो वो आता है। ठीक है, वो आता है।